नमस्कार। आप सभी लोगों का उत्कर्ष आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एक इतिहास का विशेष खंड मुख्य परीक्षा में जो पूछा जाता है, जिसका नाम कला और संस्कृति है। आप जानते हैं कि जो आईएएस की मुख्य परीक्षा है, इसमें जो फर्स्ट पेपर का बनावट है, उसमें एक बड़ा हिस्सा इतिहास से पूछे जाने के कारण ये इतिहास जो विद्यार्थी नहीं तैयार करते हैं ठीक से, या कई बार इतिहास की समझ का अभाव रहता है, तो उस पेपर में आपकी चुनौतियां बढ़ जाती हैं। इसीलिए जब हम फर्स्ट पेपर के तैयारी में जुटते हैं तो सबसे पहले हमारी जो नज़र पड़ती है वो इतिहास के प्रश्नों पर पड़ती है। कई बार मैंने देखा है कि जब इतिहास की तैयारी आप बड़े समायोजित तरीके से और बहुत ही व्यवस्थित रूप से करते हैं, तो उसमें भी आपको ऐसा लगता है कई बार कि जो आपने पढ़ा या जिस तरह से आपने चीज़ों को तैयार किया, उसके बाद भी कुछ कठिनाइयाँ प्रश्न को लेकर रहती हैं। तो हम लोगों ने आधुनिक भारत का जिस तरह से सिलेबस है, जिस तरह से प्रश्न आता है, या संभावित जितने प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, ऐसे तमाम प्रकार के मुद्दों को ध्यान रख करके हमने आपसे आधुनिक भारत पर एक कंप्लीट जो भी आपकी ज़रूरत है उसको मैंने पूरा कर दिया है। उम्मीद है कि आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर रहे होंगे, और तैयार ही नहीं कर रहे होंगे बल्कि लगातार आप उन प्रश्नों को लिख करके प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि आईएएस में इस बात का ध्यान रखना है कि जानकारी के साथ साथ उसको परीक्षा हाल में जब तक प्रश्न की मांग के अनुरूप आप उसको व्यक्त नहीं करेंगे, तब तक आपकी जो दक्षता है वह सफलता में परिवर्तित नहीं होगी। कई लोग इसमें अभी भी इस ऊहापोह में लगे हैं कि हम किस तरह से अपनी बात को तैयार करें या किस तरह से पढ़ें। अब ये सब चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूँ तो इससे भी अब आगे सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से आपको कंटेंट दिया गया है, जिस तरह से जो अब तक पूछे गए प्रश्न हैं, उन पर जिस तरह से बहस हम लोगों ने या चर्चा या उसके संबंधित बातों पर विधिवत एक समझ या एक बहुत परिचर्चा की दृष्टि से भी हमने उन सभी बातों को समेटा और ये प्रयास किया कि आप इस आने वाली परीक्षा में जो जनवरी में संभावित है, उसमें आप आधुनिक भारत से कम एक अच्छी स्थिति प्रश्न के पूछे जाने पर लिख करके दिखाएंगे, और आपके उस आधुनिक कालखंड से जो बातें आएंगी उसको आप निश्चित तौर पर बेहतर कर लेंगे। आज हमारी चर्चा या आज हमारी जो शुरुआत है वो उसी में एक खंड है जिसको हम कला और संस्कृति कहते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप आईएएस के मेंस के फर्स्ट पेपर को उठाते हैं तो अमूमन जो पहला प्रश्न होता है वो कला और संस्कृति का ही होता है। तो एक बात बहुत स्पष्टता से मुझे आपको बतानी है कि जिस तरह से आधुनिक भारत आपने पढ़ा है, उससे और थोड़ी मुस्तैदी के साथ कला और संस्कृति को पढ़ना है। अभी मैं बात करूंगा कि कला और संस्कृति के लिए क्या पढ़ना है आपको और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्नों का भी मैं आपके सामने लिख करके उसके भावना, उसके शब्द, उसकी मांग, इन चीज़ों को भी मैं अभी व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी जो मेरे बताने और समझाने के पीछे मकसद है कि कला और संस्कृति पर किसी साल एक प्रश्न, किसी साल दो प्रश्न, ऐसे कई साल किसी साल 3 प्रश्न, इस तरह से आपके एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। चूँकि आईएएस प्रीलिम्स के परिणाम आ चुके हैं और अब इस बात को लेकर के बिल्कुल किसी संशय में नहीं रहना है। जिनका प्रीलिम्स हो गया है उनको तो बिल्कुल अब पूरी ताकत से डट जाना है, और जिनका नहीं हुआ है उन्हें भी अब लगातार इस मेंस की क्लास को कम से कम जुड़े रहने से या करते रहने से फ़ायदा ये होगा कि अगर अगले साल आप आईएएस के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं तो एक मजबूत मेंस की प्रिपरेशन का बैकअप आपके साथ बना रहेगा। तो उद्देश्य अगर आपका आईएएस बनने का है तो उस उद्देश्य को पूरा करने में आपको अगर इस वर्ष मेंस देने का अवसर मिला है तो आप इस साल इसका भरपूर इस्तेमाल करिए।
अगर बाय द वे प्रीलिम्स नहीं हुआ किसी का, किसी के मन में निराशा है, किसी के मन में तमाम प्रकार की समस्या है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, एक बात हमेशा अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए कि अगर किसी परीक्षा में आपके अनुसार परिणाम नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास भविष्य में कुछ बेहतर करने का विकल्प नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है, गलती, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, आज मैं फिर उसको रिपीट करूँ कि गलती ये नहीं है कि आप किसी प्रयास में असफल होते हैं, इसको कोई गलती नहीं मानी जाती है। गलती ये होती है कि आप किस कारण उस कार्य में असफल हुए, जब आप उसका मंथन नहीं करते हैं या अपनी गलती को समझने की कोशिश करके उसमें सुधार नहीं करते हैं, वहाँ से आपकी वास्तविक असफलता की दृढ़ता बनती है। तो मेरा आपसे कहने का आशय ये है, सपोज मान लीजिए आपके 52-53 क्वेश्चन पे या जितने पे भी सिलेक्शन हुआ हो जिसका, उससे 2 क्वेश्चन कम है या 3 क्वेश्चन कम है, तो एक बात तो कन्फर्म है कि आपकी तैयारी में एक अच्छी स्थिति तो आ चुकी है। अब जहाँ छोटी छोटी गलतियाँ हुई हैं, कहीं प्रश्न पढ़ने में दोष है, कहीं पर उसके उत्तर को खोजने में आपने गलती किया है, कहीं कहीं पर आप खुद देखेंगे कि जब आप उस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो कुछ आपसे लापरवाही हो गई, कुछ का नोट्स आपने ठीक से नहीं बनाया था, उसको आपने रिवाइज ठीक से नहीं किया था, कुछ पर आपने जितना समय देना चाहिए उस समय को आपने उस पर नहीं लगाया। ऐसे तमाम प्रकार के मामले होते हैं किसी भी सफलता को प्राप्त करने में। तो उसमें ये चिंता का विषय जरूर है इस वर्ष कि आप इस बार नहीं मेंस देंगे, लेकिन जिनका इस बार नहीं हुआ है उनको ये नहीं कि बस अब क्या करूं मैं, मेंस पढ़ के क्या करूंगा, अब तो पीटी होगा तो मेंस पढ़ूंगा, तो बिल्कुल ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका काम है, आईएएस बनने का अगर स्वप्न आपने पाला है, एक बार आपसे चूक हो गई, गलती हो गई, आप उसमें कुछ कमियां रह गई, आप उसको सुधार करिए, 1 वर्ष बाद सारा कुछ आपके पक्ष में हो जाएगा। ये मेरा दावा है आपके साथ में। लेकिन कब होगा? जब आप इस वर्ष अपनी कमी का मंथन करेंगे, इस वर्ष आप इस बात की जांच करेंगे कि आप वास्तव में किस तरह की तैयारी में लगे थे और कहां आपसे चूक हुई है। आप देखेंगे कि वही टीचर पढ़ा रहे थे, उनके पढ़ाए कुछ छात्र सफल हो गए, उन्हीं के कुछ विद्यार्थी असफल हो गए। तो अब आप खुद तय करिए कि वही कंटेंट से कोई सफल होता है, कोई असफल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस बात पर थोड़ी दृढ़ता बढ़ानी है कि हम जो कुछ भी उपलब्ध चीज़ें हैं, आप ये मत सोचिए कि जो सफल हो गया वो कोई दुर्लभ प्रकार की किताब पढ़ रहा था, बिल्कुल नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि उसको गाइड करने वाला कोई बहुत ऐसा आदमी है जो बिल्कुल आपको मिला नहीं और उसी को केवल मिल गया, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर जो सफल हुए हैं उनके साथ में एक अच्छी बात ये मानी जाती है, या रही भी होगी या नहीं, अगर उनके पास है तो आप उसको जा करके समझेंगे तो आपको ये मिलेगा कि वो भरोसा करता है अपने पढ़ने पर, अपनी तैयारी पर, अपने बातों को एग्जामिनेशन में ले जाने की दृष्टि से। आप कई बार जो लोग थोड़ा सा चूक जाते हैं, कई बार तो मैं देखा हूँ, जैसे कई ऐसे विद्यार्थी एग्ज़ाम के बाद समस्याओं को बता रहे थे, अब वो खुल करके कह रहे हैं कि सर इस प्रश्न को पढ़ने के दौरान मैं थोड़ा सा और ध्यान देता तो ये प्रश्न मेरा सही हो जाता। लेकिन सवाल ये है कि ये ज्ञान आपको परीक्षा के बाद क्यों आता है? ये मंथन आपको परीक्षा के पहले करना चाहिए। तमाम टेस्ट पेपर आपके सामने आते हैं, तमाम प्रकार से सारी चीज़ें आप करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब गलतियां आप कहीं ना कहीं छोटे स्तर पर किए। जो गंभीर विद्यार्थी है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि समय थोड़ा बढ़ गया आपका, लेकिन यह नहीं मतलब है कि आप असफल हो गए। आप सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि अभी जो दौर है, जो समय है, इसमें आपको चाहे इस साल मेंस देना हो और चाहे अगले साल देना हो, दौर ये कहता है कि आपको अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना चाहिए। जब तक आप उस तैयारी को मजबूत नहीं करेंगे, उसका बैकअप नहीं अच्छे से तैयार करेंगे, तो आप ये कैसे उम्मीद करते हैं
कि अगले वर्ष अगर पीटी होगा तो फिर मेंस निकल जाएगा। मैं एक बात और समझा दूँ आपको, अभी कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका प्रीलिम्स हो गया है और वो मेंस को लेकर के आपाधापी में हैं। जिन विद्यार्थियों ने थोड़ा बहुत भी पहले से पढ़ रखा है उनको मदद मिल रही है तो उनका कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो एकदम ब्लैंक कंडीशन में है, जो पता चला कि मेंस देखे ही नहीं, केवल प्रीलिम्स में लगे थे, उनका पीटी हो भी गया है, तो वो खुद ही कह रहे हैं कि सर इतने कम समय में मैं कैसे कर पाऊंगा। कहने का मतलब ये है, ये सारी सबक है आपके लिए कि आप जब परीक्षा में घुसेंगे, परीक्षा में जाएंगे मेंस के दौरान अगले साल पीटी के बाद, तो आप कम से कम एक अच्छी तैयारी उसके पहले कर चुके होंगे। तो आइए आज हम लोग इतिहास में जिस खंड पर आज बात करने वाले हैं वह मैंने बताया आपको कि आपके आईएएस जीएस में 4 पेपर होते हैं और 4 पेपर का जो जीएस फर्स्ट पेपर है उसमें किसी भी वर्ष ऐसा नहीं है कि पहला प्रश्न आपका कला और संस्कृति का न हो। ठीक है ना। तो कैसे प्रश्न होते हैं, क्या उसकी भाषा होती है, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं पहले यूपीएससी ने आपके सिलेबस को किस तरह लिखा है पहले आप उसको देखिए। यहां ध्यान से देखिए, जो ये पहला वाला पार्ट है इसको अगर समझ पा रहे हो आप, तो जैसा कि दूसरा और ये तीसरा, ये तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना। अब इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। लेकिन अभी जो बात आज से शुरू होगी वो है आपका ये पहला। और आप देखिए इसमें भाषा क्या लिखा है, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य, वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। इंडियन कल्चर विल कवर द सालिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न टाइम्स। ठीक, मतलब ये हुआ, अब इसने लिख तो दिया बहुत सहजता से, देख करके लगा कि बिल्कुल कुछ खास नहीं है, ये तो मैं कर सकता हूं। लेकिन जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो प्रश्नों की भाषा पर भी मैं थोड़ी बात करूं आपको। जैसे ज्यादा दूर नहीं, 2019 का प्रश्न पत्र है और 2019 का प्रश्न पूछा है कि गांधाराई कला के मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए। मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पर ले चलूँ, क्योंकि अभी ध्यान देना है कि ये पोर्शन अभी बाकी है आपका, तो इसको अभी करना है हम लोगों को। आगे ये भी है थोड़ा, इसको भी करना है। अभी मैं आपको जो प्रश्न है उसको मैं आपको लिख दूं कि किस तरह की भाषा में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न है और ये बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है, 2019 का प्रश्न है ये। अब देखिए 2019 में प्रश्न क्या पूछा, गांधाराई कला में, गांधाराई कला में, गांधाराई कला में मध्य एशियाई में, मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए। बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए। ये आपका प्रश्न है और ये 150 शब्द का है। 150 शब्द में, 150 शब्दों में है। ठीक, अब मैं इस प्रश्न में, अभी इसका कोई अर्थ नहीं है आपके लिए, लेकिन मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूं आपको कि देखिए इसके प्रश्न की भाषा देखिए। गांधाराई कला में
मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए। अब एक तरफ आप देखिए कि शब्दावली किस तरह की दी जाती है आपकी परीक्षा में। उसने कहा भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। जब आप इसको खोलेंगे और मैंने आपके सामने, क्योंकि यही दो चीज आपके पास है, एक तो सिलेबस क्या है और दूसरा ये प्रश्न क्या है, और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं बीच बीच में लगातार आपको, जो लोग क्लास कर रहे हैं आप लोग, आपको पता है कि किस तरह से सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। आधुनिक काल में जिस तरह से आई हैं उसी तरह से आर्ट एंड कल्चर में चलेगी। इसी तरह से आपको आने वाले टाइम में जो भी हिस्ट्री जो विश्व से संबंधित है उसके बारे में भी चलेगा। अब इसमें आप देखिए कि भारतीय प्राचीन जो संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप। अब सवाल यह है कि कला के रूप में किस किस चीज़ों को आप शामिल करेंगे, और अगर उसके टॉपिक निर्धारित करने जाएं तो किन किन बातों को आपको विशेषतापूर्वक लिखने की जरूरत है। तो मैं, एक तो ये भाषा है और दूसरा मैंने कहा कि ऐसे मान लीजिए कुछ प्रश्न आपके सिलेबस में शामिल हो गए कि गांधाराई कला। अब गांधार, मथुरा, अमरावती ये शैलियां हैं, आएगा बीच में, और इसमें हेलेनिस्टिक शैली एक यूनान से भारत में, या यूँ कहें कि भारत के उत्तर पश्चिम गांधार आप जानते हैं अफगानिस्तान में, वहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई हैं कनिष्क के काल की, और इसीलिए उसे कह रहा है कि गांधाराई कला में मध्य एशिया एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए। मतलब मेरा यह है कहने का कि प्रश्नों की जो मांग है, ये अगर आप सोचते होंगे कि ऊपरी ऊपरी तौर पर पढ़ने से आपका काम चल जाएगा, या साधारण तरीके से इसकी तैयारी में आप जो रूपरेखा बनाते हैं अगर उससे आपका काम चल जाएगा, तो यह आपके साथ एक धोखे की स्थिति होगी। और भी प्रश्न हैं, आप देखेंगे, अगर मैं और भी कोई प्रश्न आपके सामने उठाऊं। अब देखिए, इसी तरह से एक साल प्रश्न पूछा है कि भारत के इतिहास के, ये दूसरे कह सकते हैं, ये 2018 का प्रश्न है। ये प्रश्न आपका 2018 का प्रश्न है। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या बात करेंगे। इसमें पूछा है कि भारत के इतिहास के पुनर्रचना में भारत के इतिहास भारत के इतिहास के पुनर्रचना में चीनी और अरबी यात्रियों के, चीनी एवं अरबी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्व का आकलन कीजिए। महत्व का आकलन कीजिए। और ये फर्दर आपको 150 शब्दों में लिखना है।
150 शब्दों में। ठीक है, इस प्रश्न में जरा इसके डेप्थ में जाइए और इसको जरा सा समझने की कोशिश करिए कि भारत के इतिहास पुनर्रचना में मीन्स ये पूछ रहा है कि योगदान जो आपको चीन जैसे चीनी यात्री, आप लामा तारानाथ के विवरण हैं और भी तमाम अरबी यात्री सुलेमान और तमाम लोग आए भारत में, इन लोगों के वृत्तांतों से आप भारत के इतिहास की पुनर्रचना में जो उनका उपयोग हुआ, मीन्स इतिहास को हम जो और अच्छे से समझ पाए, उसमें इन लोगों को किस तरह से आप योगदान देते हुए पाते हैं। ऐसे करके आपको अगर मैं प्रश्न लिखना शुरू करूं तो अभी उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि शब्दों का स्टैंडर्ड किस रूप में प्रयोग हो रहा है, प्रश्न के निर्माण में टॉपिक किस तरह से तैयार हो रहे हैं और उन टॉपिक्स को प्रश्न के लिए किस दिशाओं से घुमा घुमा करके और जोड़ने की कोशिश हो रही है। चीनी यात्री अलग, अरबी यात्री अलग, और कहता है इन दोनों को एक साथ हमको बताइए कि इन यात्रियों के वृत्तांतों का महत्व इस रूप में क्या है कि इनके द्वारा भारत के इतिहास की पुनर्रचना में सहयोग मिला है, क्या इनका योगदान है, क्या सहयोग है, क्या भूमिका है। मतलब ये हुआ कि आपको अगर व्यवस्थित तरीके से जो टॉपिक है अगर वो नहीं बताए जाएं, जिस तरह से चीज़ों को तैयार करना है, अगर उस लेवल पर आप अगर नहीं उतरे, और ये भी ध्यान रखना है कि एक निश्चित समय में, ये भी नहीं, आप सोचिए 150 शब्दों में आपको अपनी बात पूरी करनी है और एक लाइन में अमूमन विद्यार्थी 10 शब्द लिखता है, तो एक तरह से 15 लाइन में, हम कहते 15 में आप नहीं लिख पाए तो 16 और 17 मान लीजिए। अपेक्षा तो यही की जाएगी कि बल्कि 14 में लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन चलिए कुछ लोग होंगे इसमें बहुत पारंगत जो 14 में भी बात कहने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अगर आप 14 में नहीं कह पाए तो 15 में, और नहीं 15 में तो 16 में, और बहुत खींचेंगे तो 17 में। 17 का मतलब 170 हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आप 15 लाइन में ही बात पूरी करें, एक लाइन में 10 शब्द अगर लिखते हैं तो इसीलिए जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम की क्षमता उसके 2 ही पैरामीटर होते हैं समझने के, एक प्रश्न के लिए क्या सिलेबस निर्धारित है और जो सिलेबस की भाषा है उस सिलेबस के अनुसार प्रश्न किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, और इसी को मानक बना करके, इसी को आधार बना करके मैं आपके सामने अब जो टॉपिक या जो उसके एक तरह से तैयारी में सावधानी बरतने वाली चीज़ें हैं उन सब पर मैं चर्चा अपनी शुरू करूंगा। सबसे पहला जो एकदम विशेषज्ञता कहिए, चाहे उस काम को करने के लिए सही रणनीति कहिए या उस काम को अच्छे अंजाम तक ले जाने वाले तैयारी की सावधानी कहिए, जिस भी आप तरीके का पालन करते हों, उसमें किसी भी तरीके के पालन से उद्देश्य प्रथम और अंतिम एक है, वो ये कि हमारा जो तरीका हो वो कैसे अधिक से अधिक प्रश्नों को सही करने वाली हो। और ये भी एक बात सत्य है कि आपको एक निश्चित समय के अंदर ही इसको समाप्त करने का प्रयास भी करना है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो पिछले 3 साल से 4 साल से तैयारी में समझ ही नहीं पाते कि उनको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। कई बार आप आवश्यकता से अधिक का संग्रह कर लेते हैं। कई लोगों को लगता है ज़्यादा पढ़ने से क्या नुकसान होगा। कम पढ़ने से तो नुकसान है ही है, लेकिन ज़्यादा पढ़ने का भी अपना कम नुकसान नहीं है, वो भी एक नुकसानदायक स्थिति है। ज़्यादा पढ़ने से कई बार आप जिस खंड में जितनी योग्यता रखनी चाहिए, आप कई बार समय से अधिक उपयोग करके ज़्यादा बातों को कहने की कोशिश करने के क्रम में कई बार उत्तर से आप भटकने लगते हैं। इसलिए संतुलित बात करनी है, व्यवस्थित तरीके से प्रश्न को समझ करके उत्तर को कैसे फ्रेम किया जाए, उसके लिए आपके पास कंटेंट क्या हो
और ये सब बातों का जब आप पालन करें तो इस बात का विशेष बल दें कि हम जिस तरीके से इन काम को करेंगे उसमें हमारी सफलता जरूर सुनिश्चित हो जानी चाहिए। तो इसी क्रम में हम लोग अभी जो आपका सिलेबस है, चूँकि सिलेबस में तो जो बातें मेंशन है वो तो है ही हैं, लेकिन अब जो बात हम करने वाले हैं उसमें आपके टॉपिक की घोषणा या टॉपिक का निर्धारण है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कला और संस्कृति में पढ़ेंगे क्या। कला और संस्कृति, कला और संस्कृति, कला संस्कृति और विरासत, जो भी आप कहिए, कला और संस्कृति, कला और संस्कृति, साथ में इसके विरासत भी है। विरासत ये भी एक शब्द है, इसको भी आपको साथ जोड़ना है। कला संस्कृति और विरासत या कला और संस्कृति विरासत, जो भी आपको लगे, शब्द यही हैं जिनको कि आपको जोड़ना है। अब जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं या इसको लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जिन बातों पर आपको प्रथम दृश्य नज़र डालनी है उसमें एक जो मुख्य कार्य है, अभी जो हम लोग अपनी शुरुआत करने के लिए कहें तो आपको सबसे पहले भारतीय साहित्य की बात करनी है। किसकी बात करनी है? भारतीय साहित्य की, भारतीय साहित्य की, भारतीय साहित्य की। भारतीय साहित्य के अंदर क्या बात है जिसको आपको पहले डिस्कस करना चाहिए? तो साहित्य के संदर्भ में आपको वैदिक साहित्य, कौन सा साहित्य? पहला वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य। इसके बाद दूसरा, इसमें वैदिक साहित्य के बाद आपको संगम साहित्य पर बात करनी है। संगम साहित्य पर, संगम साहित्य पर। और तीसरा, संगम साहित्य के बाद बौद्ध एवं जैन साहित्य, बौद्ध एवं जैन साहित्य, बौद्ध एवं जैन साहित्य। और लास्ट में भक्ति एवं सूफी साहित्य। चौथा, भक्ति एवं सूफी साहित्य, भक्ति एवं सूफी साहित्य, सूफी साहित्य। जब हम भक्ति और सूफी साहित्य कहते हैं तो सूफी साहित्य को कहीं कहीं पर मलफुजात साहित्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मलफुजात साहित्य, मलफुजात साहित्य। तो कई बार मलफुजात साहित्य से सीधे सीधे जोड़ करके बात की जाती है। साहित्य के अंदर मुख्य रूप से आपको इन चार पर किसी को भी आधार बनाकर प्रश्न पूछा जा सकता है। चाहे वैदिक साहित्य से प्रश्न रहे, चाहे संगम साहित्य से प्रश्न हो, बौद्ध और जैन साहित्य भी आपके प्रश्न के लिए प्रयोग होते हैं, भक्ति और सूफी साहित्य भी प्रयोग होते हैं। और ये तो वो हो गए जो सामान्य तौर पर आपको देखने में समझ में आता है। लेकिन इसी तरह से आपको विदेशी यात्रियों के द्वारा जो साहित्य लिखे गए, खास करके जैसे चीनी यात्रियों, तो हम लोग लिखेंगे विदेशी यात्रियों से संबंधित साहित्य। तो अगला जो हम चर्चा करने वाले हैं 5वें नंबर पे, मैं अगर यहां लिख देता हूं तो 5वें नंबर पर विदेशी यात्रियों के से संबंधित
संबंधित साहित्य से संबंधित साहित्य से संबंधित साहित्य, या इसी को हम कहते हैं यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत, जिसको हम ट्रेवलॉग कहते हैं। अब इसमें भी अगर आप चाहें खंड करना तो इसमें भी आपको, जैसे चीनी यात्री हैं वो आए, उनके बारे में बात हो जाए, अरबी यात्री आए उनके बारे में बात हो जाए, ठीक है, अरबी यात्री इनके बारे में बात हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब के सब साहित्य की दृष्टि से भारतीय साहित्य हैं, और ये जो मैं यहां पर स्टार लगा रहा हूं यह विदेशी यात्रियों से संबंधित साहित्य है। तो 1 से लेकर के 4 तक जो प्रश्न में पूछे जाने वाली बातें होंगी वो भारतीय साहित्य पर आधारित होगी, हम उनके संदर्भ की बात करेंगे। लेकिन जैसे ही आप विदेशी यात्रियों से संबंधित बात करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर चाहे चीनी यात्री की बात हो, चाहे अरबी यात्री की बात हो, और अभी मैंने आपको दिखाया कि एकदम सीधे सीधे प्रश्न आए हुए हैं। देखिए यहां पर आप यहां देखिए, अरबी यात्रियों के ये प्रश्न का हिस्सा है। इसी तरह से यहां पर चीनी यात्रियों के, अब जो लोग, और ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी जो क्लास चली है, चूंकि ऑनलाइन क्लास का दौर, चूंकि लॉकडाउन के कारण ये सारी परिस्थितियां हैं, इसके पहले भी जब क्लास चलती है इस तरह की बातें होती रहती हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि साहित्य का मतलब ये नहीं है। इसीलिए जो ट्रेडिशनल पैटर्न पे विद्यार्थी काम करते हैं और वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रश्न की जो रूपरेखा है वो कहां से किस तरह से, साहित्य शब्द आया तो साहित्य को कैटेगराइज मत करिए कि आप केवल उन्हीं को साहित्य के दायरे में रखेंगे जिनको आप भारत के अंदर पौराणिक या इस तरह की चीजों के माध्यम से समझते हैं। इसीलिए चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांत को भी भारत के इतिहास में माना गया, और इनके द्वारा लिखी गई कंगूर तंगूर इस तरह की बातें आती हैं। तो हम लोग इसके माध्यम से आपका क्या इतिहास में समझ होनी चाहिए, एक तो आपका ये जो टॉपिक है इसको आपको समझने की जरूरत है। इसी तरह से अगला अगर हम लोग बात करें तो कला एवं स्थापत्य, ये सेकंड नंबर पे हमारा जो टॉपिक रहेगा। दूसरा कला एवं स्थापत्य, दूसरा कला एवं स्थापत्य, कला एवं स्थापत्य। कला एवं स्थापत्य का पहले एक हम लोग अलग से बताएंगे आपको कि कला का अर्थ क्या है, कला क्या है, ये सब बातें हम लोग अलग से करेंगे। लेकिन कला और स्थापत्य आपके सिलेबस में कला के हर काल खंड की स्थिति के बारे में आपको बदलती हुई सभी जो परिप्रेक्ष्य हैं या उसके सभी स्वरूप हैं उन सभी की बात होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भारतीय कला की विशेषताएं। एक आपको पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, भारतीय कला की विशेषताएं, भारतीय कला की विशेषताएं। उसी तरह से चूंकि कला और स्थापत्य लिखा आपने तो सैंधवकालीन स्थापत्य, सिंधु घाटी सभ्यता में सैंधवकालीन स्थापत्य, सैंधवकालीन स्थापत्य। तीसरा मौर्यकालीन स्थापत्य कला या स्थापत्य, मौर्यकालीन स्थापत्य, मौर्यकालीन स्थापत्य। इसी तरह से मौर्योत्तरकालीन, कालीन स्थापत्य।
जैसे शुंग आदि हम लोग जब बात करते हैं, शुंग या और भी जो होंगे शुंगकालीन स्थापत्य, ये सब इसमें शामिल हो जाएंगे। शुंगकालीन स्थापत्य। इसके बाद सातवाहन कालीन स्थापत्य, क्या विशेषता है? शुंग है, सातवाहन है, ये सब इसमें आपको जुड़ जाएंगे। सातवाहन कालीन, हम लोग इसको सातवाहन कालीन, ये सब एक साथ हम लोग जोड़ेंगे। इसी में हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग इसी दौरान स्तूप की बात करेंगे, चूँकि मरुत्तर काल स्तूप स्थापत्य क्या इसकी विशेषता है, हम लोग इस पर भी बात करेंगे, स्तूप स्थापत्य पे। इसके बाद दूसरे अगर हम लोग मामले पर चलें तो गुफा स्थापत्य है। गुफा स्थापत्य, गुफा स्थापत्य, गुफा स्थापत्य, चैत्य स्थापत्य, चैत्य, चैत्य, चैत्य स्थापत्य। क्या होता है स्तूप, क्या होता है गुफा, क्या होता है चैत्य, ये सब बातें हम लोग करेंगे। इसी तरह से हम लोग गुप्तकालीन स्थापत्य की बात करेंगे, मंदिर पहली बार बनाएंगे। 8 गुप्तकालीन स्थापत्य, गुप्तकालीन स्थापत्य। गुप्तकालीन स्थापत्य में हमको मंदिर निर्माण के बारे में बात करनी होगी, जिसमें हम नागर, वेसर, द्रविड़, कुछ इस तरह की बातें हम लोग करेंगे। मंदिर स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य की शैली, मंदिर स्थापत्य की शैली। मंदिर स्थापत्य की शैली में हम लोग 3 बात करेंगे। अगर मैं स्पष्ट करूं तो एक है आपका नागर, दूसरा है वेसर और तीसरा है द्रविड़। ये तीनों मंदिर स्थापत्य की शैली हैं जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला। अगले अगर पॉइंट्स में हम लोग जाएं तो अगले में दक्षिण भारत या दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला, दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला। अब वैसे ये जो द्रविड़ है ये असल में ये दक्षिण से ही संबंधित है, लेकिन हमको विशेष रूप से 3 को यहां पर पढ़ना है। अगर मैं ABC कर दूं तो एक आपको इसमें पढ़ना है पल्लव स्थापत्य, पल्लव स्थापत्य। दूसरा जो पढ़ना है वो है चोल स्थापत्य, और तीसरा जो पढ़ना है वो है राष्ट्रकूट। कौन सा? राष्ट्रकूट। तो पल्लव, चोल और राष्ट्रकूट स्थापत्य ये आपको दक्षिण के संदर्भ में पढ़ना है। इसी में आप आगे बढ़ेंगे तो एक और आपको आएगा सल्तनत कालीन और मुगल कालीन स्थापत्य। सल्तनत एवं
मुगल कालीन स्थापत्य समझ पा रहे हैं आप। ये जितनी सारी बातें हम लोग करेंगे सल्तनत एवं मुगल कालीन स्थापत्य की विशेषताएं की विशेषताएं एवं मुख्य स्थापत्य, मैं पूरे शब्दों का प्रयोग कर दूं, एवं मुख्य स्थापत्य ये जितनी बातें आपके सामने आई हैं, अगर इसको आप देख पा रहे हो तो ये कला और स्थापत्य के अंतर्गत, या यूं कहें कि इसका नाम बदल के हम लोग स्थापत्य कला कर दें तो इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो लाइए मैं आपको इसको कह देता हूं स्थापत्य कला, ठीक है, क्या कह देता हूं, स्थापत्य कला, ठीक है। तो स्थापत्य कला, अब स्थापत्य में इतनी बातें तो आपके पास पहुंची गई। इसी में थोड़ी सी बात हम लोग कहीं विजयनगर का भी शामिल करेंगे। इसी में कहीं थोड़ी सी बात हम लोग किसको शामिल करेंगे, विजयनगर का। तो एक जब हम लोग सल्तनत और मुगल काल की बात कर रहे होंगे तो उसी में हम लोग विजयनगर की स्थापत्य की भी बात करेंगे, विजयनगर की स्थापत्य की भी बात करेंगे। तो कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि स्थापत्य पे इनमें से कहीं पे भी, और ध्यान रखना है इसमें आपको, इसमें जैसे अगर मैं आपको कहूं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो जैसे पल्लव आपको खूब पढ़ना चाहिए, चोल आपको खूब पढ़ना चाहिए, स्थापत्य में इनको खूब पढ़ना है, ठीक। मंदिर में नागर शैली खूब पढ़ना है, द्रविड़ शैली का तो इसमें आ ही गया पूरा। तो इसमें भी हम आपको बीच बताते फिरेंगे कि कौन कौन सा कहां कहां किस किस तरह की प्रासंगिकता को लिए हुए है और आपको कैसे उसको पूरा करना है। तो जो रूपरेखा रहेगी वो आपको इसी तरह से चीजों को पढ़ने के क्रम में याद रखना है। अगला जो है वो मूर्तिकला एवं चित्रकला है, मूर्तिकला एवं चित्रकला। अगला क्रम क्या है, मूर्तिकला एवं, तीसरे नंबर पे मूर्तिकला एवं चित्रकला। क्या है मूर्तिकला और चित्रकला में, मूर्तिकला एवं चित्रकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला। अब ये मूर्तिकला और चित्रकला में थोड़ा सा आपको सैंधवकालीन मूर्तिकला पर बल देना पड़ेगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा है भी नहीं, लेकिन फिर भी सैंधवकालीन मूर्तिकला, सैंधवकालीन मूर्तिकला। इसी तरह से मौर्यकालीन क्या रही मूर्तिकला, मौर्यकालीन मूर्तिकला, मौर्यकालीन मूर्तिकला। इसके बाद तीसरा, जिसका जिसका आपको इतिहास में महत्व समझने की आवश्यकता है, मौर्योत्तरकालीन मूर्तिकला। और यहीं से आपका देखिए पिछले साल जो इसके पहले का मेंस है, मौर्योत्तरकालीन मूर्तिकला, मौर्योत्तरकालीन मूर्तिकला। और इसी में 3 हैं, मैं अगर नाम लिख देता हूं यहां पे,
गांधार, गांधार, मथुरा, मथुरा, और तीसरा है अमरावती, अमरावती। इसी से आपका प्रश्न था जो 2019 के अंदर मैंने चर्चा किया, यही वो प्रश्न है। बहुत ऐसा नहीं है कि जब आप व्यवस्थित पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके प्रश्न सीधे सीधे होंगे, लेकिन जब आप चीज़ों को नहीं जानेंगे तो फिर आप कहानी बनाते रहिए बैठ करके। तो मौर्योत्तरकालीन मूर्तिकला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या यूँ कहें कि आपको सबसे ज़्यादा इस पर बल देने की ज़रूरत भी होती है जब आप मूर्तिकला पढ़ते हैं। इसके बाद कुछ गुप्तकालीन जो मूर्तियां हैं उस समय की क्या स्थिति है, तो चौथे नंबर पे गुप्तकालीन मूर्तिकला, गुप्तकालीन मूर्तिकला, गुप्तकालीन मूर्तिकला। गुप्तकाल की मूर्तियों में क्या विशेषता है, हम लोग इसकी बात करेंगे। इसी तरह से अगर मैं इसको चूंकि दो भाग में करना है, तो एक तो अगर इसको मैं कैपिटल ए कर दूं, तीसरे का कैपिटल ए, और इसी तरह से तीसरे का ही कैपिटल बी, तीसरे का ही कैपिटल बी। और इसमें हमको बात करनी है चित्रकला की, भारतीय चित्रकला, भारतीय चित्रकला, भारतीय चित्रकला। क्या है भारतीय चित्रकला के अंदर? मूर्तिकला ऊपर हो गया, यह चित्रकला है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्रकला, पहला प्रागैतिहासिक चित्रकला, प्रागैतिहासिक चित्रकला। दूसरा अजंता एलोरा, दूसरा कौन सा? अजंता एलोरा, अजंता एलोरा आदि में चित्र की विशेषता, अजंता एलोरा आदि में चित्र की विशेषता, ये अलग से आपको फोकस करना है की विशेषता। इसके बाद मुगल कालीन चित्रकला, क्या खासियत है मुगल काल के चित्रों की? मुगल कालीन चित्रकला, मुगल कालीन चित्रकला। तो एक तरह से हमने अभी कौन कौन सी बातें की आपसे? अभी हमने बात किया स्थापत्य की, अभी हमने बात किया मूर्तिकला की, अभी हमने बात किया चित्रकला की, और हमने बात किया आपसे भारतीय साहित्य के बारे में। अब कुछ प्रश्न आपके धर्म और दर्शन पर भी आधारित होते हैं। तो अब जो बात हम करेंगे आपसे वो धर्म और दर्शन से संबंधित होगा। तो अगर सीरियल को ध्यान रखा जाए तो चौथे नंबर पे आपको धर्म और दर्शन की बात करनी है। किसकी? धर्म एवं दर्शन, धर्म एवं दर्शन। कुछ प्रश्न आपके धर्म और दर्शन पर भी आधारित होते हैं, जैसे वैदिक धर्म, की बात की जाए, इसी तरह से जैन धर्म की बात की जाए, इसी तरह से बौद्ध धर्म की बात की जाए, इसी तरह से सिख, थोड़ी सी बात सिख धर्म की कर ली जाए,
थोड़ी सी बात इस्लाम धर्म की कर ली जाए। ये कुछ हैं जिसमें आपको ज्यादा नहीं, ये नहीं लगना बैठ करके पूरा पढ़ने। ये हो गया आपका धर्म। और दर्शन के अंदर जैसे षट दर्शन, ये आपको पढ़ना है, षट दर्शन। दूसरा इसी तरह से बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन एवं जैन दर्शन। बौद्ध दर्शन एवं जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन एवं जैन दर्शन, ये भी आपको पढ़ना है। इसी तरह से आपको नृत्य कला और संगीत कला 5वें नंबर पे। अगर आप चाहें तो धर्म और दर्शन आपने कर लिया, तो नेक्स्ट आप चाहें तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन कर सकते हैं। 5वें नंबर पे भक्ति एवं सूफी आंदोलन, 5वें नंबर पे भक्ति एवं सूफी आंदोलन, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। इसी तरह से अगला अगर हम लोग टॉपिक तय करें तो नृत्य कला, नृत्य कला, नृत्य कला। इसी तरह से अगला अगर हम लोग टॉपिक तय करें तो संगीत कला, संगीत कला, संगीत कला। इसी तरह से आपको भारतीय कला विरासत और उसके संरक्षण के बारे में बात करनी है। भारतीय कला, भारतीय कला, भारतीय कला विरासत, भारतीय कला विरासत एवं संरक्षण, इस पर भी हम लोग कुछ बात करेंगे। ये भी आपके एक साल प्रश्न का सीधा सीधा हिस्सा रहा है। इसके बाद कुछ व्यक्तित्व हैं इतिहास के जिनके ऊपर आपके प्रश्न बनते हैं। जैसे अशोक को लेकर के प्रश्न बनता है, कुछ समुद्रगुप्त को लेकर के प्रश्न बनता है, कुछ प्रश्न कृष्णदेव राय के ऊपर प्रश्न बनता है। तो ऐसे जितनी पर्सनालिटी हैं आपके इतिहास में, महत्वपूर्ण शासक जिसको कह सकते हैं, उनको भी किसी न किसी तरह से प्रश्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो कह सकते हैं महत्वपूर्ण शासक, महत्वपूर्ण शासक, महत्वपूर्ण शासक। अब इस महत्वपूर्ण शासक में किसका किसका नाम रखेंगे? तो सबसे पहला नाम जो होगा वो आपका अशोक का होगा, अशोक। इसके बाद दूसरा जो नाम होगा वो होगा कनिष्क का, बल्कि कनिष्क के पहले जो नाम इतिहास में है दूसरा वो है लिख सकते हैं पहला अशोक, फिर कनिष्क का ही कर लीजिए, कनिष्क। इसी तरह से तीसरा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का भी करना है तो किसके संदर्भ में? प्रयाग प्रशस्ति के रूप में। तो आपको ब्रैकेट में यहां ध्यान रखना है, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। इसके बाद बात करनी है तो अगला जो व्यक्ति है वो है कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय।
कृष्णदेव राय। और पांचवा जो व्यक्ति जिसको कि आप लिख सकते हैं इसमें, वो है अकबर। पांचवा अकबर। अकबर। अगर आप प्रश्नों के हिसाब से देखें तो आपको कम से कम ये जो सिलेबस मैंने आपके सामने रखा या इस तरह की जो बातें मैंने की, इसी में आपको थोड़ा सा मैं एक बात रखूं और वहीं से हो सकता है मैं शुरुआत भी करूं। तो अगला जो आपको पढ़ना है वो है भारतीय संस्कृति 11 नंबर पर। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति। और इसमें उद्देश्य, अगर इसके अंदर हम बात करें तो उद्देश्य, उद्देश्य क्या है इसका, संस्कृति का अर्थ क्या है, संस्कृति का अर्थ क्या है, संस्कृति का अर्थ क्या है, या जब सब जगह आपने नंबरिंग किया है तो इसको भी आप कर लीजिए। संस्कृति का अर्थ क्या है, सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है, सभ्यता, सभ्यता एवं संस्कृति में, सभ्यता एवं संस्कृति में, सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है। इसके बाद फिर भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं, भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, विशेषताएं क्या है। और थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे, थोड़ा सा अगर थोड़ा फोकस कर दिया जाए तो एक लास्ट आप कह सकते हैं भारतीय संस्कृति का प्रसार, भारतीय संस्कृति का प्रसार, भारतीय संस्कृति का प्रसार। तो सिलेबस की दृष्टि से, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इतनी बातें आपके सामने करेंगे। और इस सिलेबस को पढ़ते समय या इस सिलेबस को तैयार करते समय, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रश्न कहाँ कहाँ से, जैसे मैं अभी आपको बताऊं, देखिए इसमें कैसे एकदम उलझी हुई स्थिति नहीं है। जैसे मैंने यहाँ कृष्णदेव राय कहा, अब देखिए इस कृष्णदेव राय पर किस तरह के प्रश्न बने हुए हैं और आपको सीधे शब्दों में इस प्रश्न को कैसे डील करना है। अब देखिए इसमें पूछा हुआ है 1 वर्ष, और ये 2016 का प्रश्न है। यहाँ सीधा 2016 का प्रश्न आया हुआ है, ये ध्यान रखिए आप। मैंने बोला महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेव राय के बारे में, और मैं आपको भी बता रहा हूं कृष्णदेव राय पर किस तरह के प्रश्न बने हुए हैं। 2016 का प्रश्न है, 2016 का, 2016 का। प्रश्न 2016 क्या प्रश्न की भाषा है। विजयनगर नरेश, विजयनगर नरेश, विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय, विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय, विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय न केवल स्वयं कृष्णदेव राय, न केवल स्वयं
न केवल स्वयं एक कुशल विद्वान थे, न केवल स्वयं एक कुशल विद्वान थे, बल्कि विद्या एवं साहित्य के महान संरक्षक भी थे, बल्कि विद्या एवं साहित्य के साहित्य के महान संरक्षक भी थे, साहित्य के महान संरक्षक भी थे, विवेचना कीजिए। ठीक। और ये शब्द आपके 200 शब्दों में इसको लिखना है आपको, 200 शब्दों में। ये प्रश्न भी आप देखिए किस तरह से सीधा एक पर्सनालिटी बेस्ड ये क्वेश्चन हो गया। अब कई लोग कला और संस्कृति में वही केवल मंदिर पढ़ लेंगे, संगीत पढ़ लेंगे, उसके बाद चित्रकला पढ़ लेंगे और कुछ लिमिटेड टॉपिक पर बात करते हैं, और विद्यार्थियों को इस बात का भ्रम रहता है कि जो ये तरीका बताया जा रहा है वो तरीका ठीक है। लेकिन आप शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। परीक्षा दे करके जब आप निकलेंगे, कौन सा एक प्रश्न होगा, किसी साल 2 प्रश्न है, किसी साल 3 प्रश्न है, ये मुझे नहीं पता है कि प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, और जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी स्तर किस तरह की होगी, या उसमें किस तरह के भाव शब्दों के माध्यम से आपको प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा, ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जब भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो उस प्रश्न के पीछे का अगर आपको इतिहास ठीक से नहीं मालूम है, अगर उसके बारे में आपकी जानकारी बहुत अच्छी नहीं है, तो आप कैसे मानते हैं कि आप उस प्रश्न को लिख लेंगे। इसी तरह से मैं आपको एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, जैसे स्तूप कला के बारे में है। जैसे मैंने आपको कहा कि स्तूप कला है, देखिए मैंने स्तूप भी आपको बता रखा है, तो स्तूप के बारे में भी देखिए प्रश्न आया है आपका। यहां कहीं पर भी अन्याय संगत बात नहीं की गई है, ऐसा नहीं कहीं पर भी अन्याय वाली मानसिकता से कोई बात कही जाएगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उतना ही पढ़ना पड़े जितना कि इसकी जरूरत है। यहां क्या लिखा हुआ है, यहां स्तूप लिखा हुआ है, सीधे देखिए, और इसी स्तूप पर सीधे 2016 का प्रश्न है, 2016 का प्रश्न है, 2016 का प्रश्न है। क्या है 2016 का प्रश्न? मैं फिर 2016 के प्रश्न पर आ रहा हूं। आप देखिए यहां सीधा लिखा है स्तूप स्थापत्य, देख लीजिए शब्द को। और इसमें जो प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, भाषा देखिए कितनी खूबसूरत भाषा में प्रश्न पूछा है कि अगर ठीक से टीचर और विद्यार्थी आपस में सामंजस्यपूर्ण तरीके से पूरी सावधानी के साथ अगर नहीं समझे होंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना भारी पड़ेगा ये प्रश्न आपको। देखिए ये फिर ये प्रश्न 2016 का है, 2016 का। इस प्रश्न में पूछा है प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला, प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला, प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला लोकवर्ण विषयों एवं कथानकों को वर्ण विषयों एवं कथानकों को
कथानकों को चित्रित करते हुए, कथानकों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों की, करते हुए बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक, बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करती है, व्याख्या करती है। विशदीकरण कीजिए, विशदीकरण कीजिए। और ये फर्दर 200 शब्द का है, 200 शब्द का, 200 शब्दों में आप इसको देखिए। अब ये सीधा जो प्रश्न है ये किस पर आधारित है, और आप देख रहे होंगे कि इस प्रश्न में इतनी सहजता भी नहीं है। स्तूप कला, स्तूप चूंकि बनते ही थे बौद्ध धर्म के बारे में, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। अब देखिए, ये अगर विद्यार्थी केवल स्तूप के बारे में जानकारी भी इकट्ठा कर ले, या स्तूप के बारे में वो पढ़ भी ले और बहुत अच्छे से उसको उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो आपको 20 लाइन में लिखना है कि प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला लोकवर्ण। देखिए, इस प्रश्न के अंदर सीधे सीधे अर्ली बौद्धिस्ट स्तूपा आर्ट वाइल डिपिक्टिंग फोक मोटिव्स एंड नरेटिव सक्सेसफुली एक्सपाउंड्स बुद्धिस्ट आइडियल्स इलुस्ट्रेट। तो कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि आपको इस तरह के प्रश्न यहां पर सीधे सीधे दिख रहे हैं। उसी तरह से अगर, जैसे मैं एक प्रश्न अभी मैंने आपके सिलेबस में मेंशन किया, इस बात को ध्यान दीजिए। अभी एक लाइन देखिए सीधा, ये 9वें नंबर पे जो आपसे पूछा गया है, यहां ध्यान दीजिए। ये जो 9 नंबर पे पूछा गया है, भारतीय कला विरासत एवं संरक्षण। अब देखिए 2018 में यह प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। 2018 में देखिए क्या प्रश्न है, इसको पढ़ लीजिए। भारतीय कला विरासत एवं संरक्षण, यह एक अलग प्रकार के सरकारी प्रकार के मामले हैं। क्या सरकार इस पर सोचती है, सरकार की इस तरह के मामले में कौन कौन से कानून हैं, और भारतीय कला विरासत के संरक्षण के बारे में सरकार किस तरह से इसको विशेष ध्यान देने के लिए प्रक्रियाएं अपनाती है, भारतीय कला का विरासत का संरक्षण कैसे किया जाए, ये तमाम तरह के मसले भी एक प्रकार से कहीं न कहीं जनता के अवेयरनेस का हिस्सा है। और अगर जनता इस प्रकार की चीजों को नहीं करेगी तो अब फिर देखिए, इस पर जो प्रश्न आया है मैं दिखा रहा हूं आपको। यह प्रश्न आपके 2018 का प्रश्न है। 2018 में 2018 में देखिए 2018 में किस तरह के प्रश्न हैं। 2018 में 2000 प्रश्न 2018 क्या प्रश्न की भाषा है? भारतीय कला विरासत का, भारतीय कला विरासत, भारतीय कला विरासत, भारतीय कला विरासत, भारतीय कला विरासत का संरक्षण संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। 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 चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए।
जब इस तरह के टॉपिक 150 शब्द में, 150 शब्दों में, ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है। अब आप इस प्रश्न को देखिए और जो आपको पढ़ाया जाएगा, और ऐसा नहीं सोचें आपकी इस तरह की चीजें प्रश्नों के हिसाब से, ये आपके इस तरह की चीजें और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं सभी प्रश्न आपको नहीं, लेकिन मिला जुला करके मैं कहूं तो आपकी परीक्षा के अंदर अगर आप बहुत व्यवस्थित होकर के, बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी पूर्वक अगर आप चीजों को तैयार नहीं करेंगे तो आपको लगता होगा कि ऊपरी ऊपरी तौर पर हम पढ़ेंगे और हम आईएएस बन जाएंगे, तो कहीं कहीं प्रश्न ऊपरी तौर पर पढ़ने से निकल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर प्रश्न में उतनी ही गहराई है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। ऊपरी ऊपरी तौर पे तो आप पढ़ ही रहे हैं, पढ़ ही सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर ऊपरी तौर पर प्रश्न नहीं पूछे गए और आपके प्रश्न गहराई में, जैसा कि मैंने आपके सामने कई प्रश्न लिखे और उन प्रश्नों से आपको अंदाजा लग गया कि अगर बहुत स्पेसिफिक हो करके, बहुत आराम से, मजे मजे से चीज़ों को नहीं आपने ठहराव के साथ हर एक लाइन, हर एक कंटेंट को किस तरह से अपने मस्तिष्क में रखना है, उनको तैयार करने के दौरान वहाँ कौन सी विशिष्ट बातें हैं जिनको कि हमको अपने उत्तर के लिए प्रयोग करना चाहिए, इस तरह की चीज़ों पर अगर आप बल नहीं देंगे तो फिर आपकी तैयारी फंस सकती है या आपका मेहनत थोड़ा सा आपको निराश कर सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि एक तो मैंने पहले कहा कि सिलेबस क्या लिखा है, उसके अनुसार प्रश्न क्या पूछे गए, और फिर उस प्रश्न और सिलेबस के बीच का एक बड़ी चुनौती होती है कि हमारे टॉपिक कौन से हों जिसको कि हम पढ़ें। अब सावधानी दूसरी, मैंने पहले भी इस बात को कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूं, आपको 3 चीज का ध्यान रखना है। एक अच्छे उत्तर के लिए क्या आवश्यक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। एक अच्छे उत्तर को लिखने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उत्तर लेखन। इस पर मैं अलग से किसी दिन एक सेशन लूंगा और आपको उत्तर लेखन, एक अच्छे उत्तर लिखने के लिए क्या चीज आपके लिए आवश्यक होती है। तो पहली आवश्यकता होती है, जिस टॉपिक पर आपको प्रश्न पूछा गया है उस टॉपिक की आपको समझ हो जाए। पहली क्या चुनौती है? जिस टॉपिक पर प्रश्न है, टॉपिक से संबंधित, व्यवस्थित, टॉपिक से संबंधित व्यवस्थित अध्ययन, ये सबसे जरूरी चीज है। इस पर आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है, ये काम आपको करना है। ये प्रथम शर्त है अच्छे उत्तर लिखने के लिए। दूसरी क्या शर्त होती है? आप जब अध्ययन करते हैं तो अध्ययन के क्रम में 2 चीजें, ज्यादा नहीं, 2 चीजों पर आपको बल देने की जरूरत है। एक, उस विषय की संकल्पनात्मक चीजें, संकल्पनात्मक या अवधारणा संबंधी संकल्पनात्मक समझ अवश्य विकसित करें। विषय की संकल्पनात्मक समझ अवश्य विकसित करें, अवश्य विकसित करें, अवश्य विकसित करें। टॉपिक से संबंधित व्यवस्थित अध्ययन करें। फिर उसके बाद उसमें जो कंसेप्चुअल बातें हैं किसी बात को कहने के दौरान या उसके लिए, ये आपकी जरूरी है। तीसरा, तथ्यात्मक गलती न करें, तथ्यात्मक गलती न करें। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो तथ्यात्मक गलती करते हैं, फैक्ट ही गलत लिख देते हैं।
सिकंदर का कब आक्रमण हुआ? मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, कभी ये पूछेगा नहीं, या कोई टॉपिक आया जहां पर कि लगता है, एक तो आपको लगे कि कंफ्यूजन है तो उसको अवॉइड करिए, लेकिन अगर आप लिख दिए बाय द वे, कई बार इररिलेवेंट भी होता है, आपको लगता है चलो यार कुछ नहीं मालूम है, चलो कुछ तो लिख दें, चलो यही लिख देते हैं, पता चला आप जिस पर बहुत अति आत्मविश्वास में लिखे, पता चला वो बहुत बड़ी गलती हो गई। तथ्यात्मक गलती ना करें, खास करके मैं इतिहास की बात कर रहा हूं। चौथी जो मुख्य विशेषता है, शब्द सीमा में या शब्द सीमा के दायरे में, शब्द सीमा के दायरे में उत्तर अभ्यास करें। अगर आप शब्द सीमा के दायरे में उत्तर अभ्यास नहीं करेंगे तो बहुत लोग ऐसे हैं, एक से एक इंटेलेक्चुअल हैं, जिनको पकड़ के आप बात करेंगे तो वो इतना बोल देंगे जिसका कोई और छोर आप कैलकुलेट ना कर पाए। ऐसी तैयारी से यूपीएससी का कोई बहुत लेना देना नहीं है। शब्द सीमा के दायरे में उत्तर अभ्यास करें। पांचवा, जो भी उत्तर लिखते हैं आप, समय सीमा का भी ध्यान होना चाहिए। उत्तर लेखन करते समय समयबद्धता भी आवश्यक है। कम से कम ये 5 बातें आपके तैयारी के क्रम में एक अच्छे उत्तर के लिए नितांत अनिवार्य मानी जाती है। ठीक है ना? कौन कौन सी बातें? इसको तो हटा ही दीजिए, क्योंकि आप ये को अंडरलाइन करके क्यों बैठे हैं। ठीक, इसको भी हटा दीजिए यहां से। तो अगर मैं सबसे पहले इस मुद्दे पर बात करूं तो आपको सबसे पहले क्या समझ में आया? सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि हमारी जो टॉपिक है, टॉपिक से संबंधित व्यवस्थित अध्ययन होना चाहिए, कोई कोताही नहीं। आपको लगता होगा हड़बड़ा करके कुछ छोड़ दिया, कुछ ठीक है, बहुत कुछ हम लोग छोड़ते हैं, बहुत कुछ चाह करके भी हम बहुत गहराई तक नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन ऐसा हर जगह लागू नहीं हो सकता। ठीक है ना? फिर हमने कहा विषय की संकल्पनात्मक समझ, कंसेप्चुअल जो बातें हैं, मान लीजिए आप समुद्रगुप्त का अध्ययन करते हैं, या मान लीजिए आप अकबर का अध्ययन करते हैं, या अशोक का अध्ययन करते हैं, तो अशोक को पढ़ते समय सबसे बड़ी बात जो आपके समझ में आनी चाहिए वो होता है अशोक का धम्म। अब धम्म के पीछे का क्या कंसेप्ट है, धम्म को क्यों लाया अशोक ने, या धम्म को लाने के पीछे उसकी जो मूल भावना है वो किस तरह से समाज को चाहे जोड़ने का कारण रहा हो, चाहे उसका एक राजनीतिक बहुत बड़ा कूटनीतिक चाल रहा हो, चाहे जो भी कारण हो, वो अलग प्रकार का व्याख्या है। लेकिन आप उससे जुड़ी हुई जितनी बातें इस तरह की आती हैं, आप उनको जाने बगैर आप केवल लिखेंगे कि चुनार मिर्जापुर से पत्थर लाए गए, उसको खूब जम के पॉलिश की गई, एकाश पत्थर थे उस पर बातें लिख दी गई, 4 प्रकार के अरमाइक, खरोष्टी, ब्राह्मी और ग्रीक 4 लिपि में लिखा गया, भाषा एक प्राकृत रखा गया, और भी तमाम तरह की बातें आपने इकट्ठा कर लिया, लेकिन आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि धम्म की आवश्यकता क्या है। तो आपको पहली बात यह समझना पड़ेगा, धम्म एक नैतिक आचार संहिता है। समाज के विविध धर्मों, ये उत्तर नहीं है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हर टॉपिक को, हर मुद्दे को, हर बात को जानने के लिए ये सब चीजों को पढ़ना जरूरी है। जैसे हम लोग कला ही शब्द कहते हैं, कला शब्द क्या है, क्यों कला पढ़ने की आपको जरूरत पड़ रही है इस परीक्षा में?
तो कहीं पर भी जब कला की व्याख्या करते हैं तो कोई भी ऐसा परिवर्तन, कोई भी ऐसी विशिष्टता जो ऐसे लक्षणों से भरी हो या ऐसे विशेषता युक्त बना दी जाए जो आकर्षण के केंद्र के रूप में, दृष्टिगत या आकर्षण के केंद्र के रूप में अगर वो लोगों को अपनी तरफ कहीं न कहीं अन्य की तुलना में विशिष्ट दिखने की क्षमता रखता हो, तो इस प्रकार के परिवर्तन या इस प्रकार के किसी भी प्रकार के आकर्षण को आप कला के रूप में देखते हैं। एक पत्थर एक आदमी को दिया जाए, वो एक सामान्य प्रकार से उसको कुछ कर देता है, कलाकार वो भी है, लेकिन एक ऐसी मूर्ति बनाए कोई व्यक्ति जिसको देखने के बाद लोग उसको अपने स्मरण में रखते हैं, हजारों साल तक उसकी बनी हुई चीजें अगर व्यक्ति के लिए एक विशिष्ट प्रकार के स्मरण का विषय बन जाए, वह लोगों के आकर्षण की उच्चतम स्थिति को प्रतिबिंबित करने लगे, ऐसा लगे कि यह बनाना बहुत आसान नहीं है, इस तरह की कुछ जब विशेषताएं किसी भी प्रकार के बदली हुई स्थिति में कहीं पर भी कोई ऐसा कुछ भी दिखे, तो आपको वहां पर सहज जो भावना उत्पन्न होती है उसी को आप कला कहते हैं। एक एक्टर पिक्चर में काम करता है, वो अपने डायलॉग्स को, अपने बातों को, पिक्चर के दौरान अपने अभिनय को इतनी जीवंतता से करता है कि लोग कई बार इस बात पर भरोसा नहीं कर पाते कि इस आदमी ने इस प्रकार के एक्टिंग को बिल्कुल आत्मसात होकर के जिया, और ऐसे स्थिति में आप कहते हैं यह एक उत्कृष्ट प्रकार का कलाकार है। तो कला शब्द का मतलब ही हो गया जहां आकर्षण की स्थिति निर्मित करने में किसी को दक्षता प्राप्त हो जाए। तो ऐसे तमाम प्रकार की बातें हैं, हम लोग कुछ व्याख्या और ये बात, इस बात का ध्यान रखना है। मैं पहले दिन कह रहा हूं कि आपकी परीक्षा जनवरी में संभावित है, तो आप सफल हों ये ज़्यादा आवश्यक है बनस्पत इसके कि हम लोग केवल तैयारी ही करते रह जाएं, ठीक है ना। तो तैयारी और समय और आपका एक बढ़िया जो परीक्षा की मांग है उसकी गुणवत्ता को ध्यान रखते हुए इन तीनों के बीच के सामंजस्य की जो स्थिति होगी, वही आपके एग्जाम में, वही इस क्लास में और वही आपकी तैयारी के हिस्से में इस चीज़ को बनाई जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि इस क्लास का परिप्रेक्ष्य आप अगर देखेंगे तो हम लोग, मैंने जैसे कि आपको कहा सिलेबस क्या है वो भी आप समझ पाए, इसी तरह से मैंने आपको कहा कि क्या इसमें पढ़ करके आप एग्ज़ाम में जाएंगे, और आपने देखा कि जो टॉपिक बताए गए उससे समय समय पर किस किस तरह की भाषा और किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए। और इसी के साथ हम ये अपेक्षा भी रखते हैं कि जो भी आने वाले समय में आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि लगभग वही दायरा अभी भी रहेगा, इससे बाहर कोई हट करके बात पूछने की संभावना नहीं रहेगी। अब कई विद्यार्थी इतिहास को लेकर के थोड़े से भ्रम में रहते हैं कि कला और संस्कृति के लिए कौन सी किताब पढ़ी जाए। देखिए, मैं बहुत साफ सुथरे शब्दों में कह दूं कि अगर आप सत्य सुनना चाहते हैं, आपको उलझाने के मकसद से तो पता नहीं कितनी किताबें हैं, आप रोज पूछते रहिए, मैं रोज आपको कुछ न कुछ बताता रहूंगा। लेकिन अगर ईमानदारी पूर्वक देखेंगे तो ऐसी कोई एक स्पेसिफिक किताब नहीं है जिसको मैं ये कहूं कि आप इसका पालन करिए या इसको पढ़ना शुरू करिए और आपके काम बनने लगेंगे। ये जितनी सारी बातें मैं करूंगा, चूंकि मुझे 2 दशक इस फील्ड में छात्रों को गाइड करते हुए हो गया, 20 साल का समय मामूली समय नहीं होता है, और इस दौरान में शिक्षण कार्य करने के दौरान बहुत सारी किताबों से गुजरा गया, बहुत तरीके से किताबों का अध्ययन किया गया। परीक्षा में विद्यार्थी की आवश्यकता क्या है, किस तरह से एक अच्छा उत्तर लिखा जाए, कौन से कंटेंट कैसे तैयार किए जाए, ये सारी की सारी जो उपयोगिता आपके लिए है, इन सब पर एक लंबा काम किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जिस आवश्यकता के लिए मुझसे अपेक्षा करके बैठे हैं, निश्चित रूप से उन चीज़ों को मैं आप तक देने की पूरी कोशिश करूंगा, और आप भी बिल्कुल आनंद के साथ, बिल्कुल व्यवस्थित होकर के, घबरा करके नहीं,
आपको सहजता के साथ इन सभी बातों को सुनना भी है, समझना भी है। और जो भी प्रश्न मैं दूं या जो भी प्रश्न यूपीएससी के आए हुए होंगे, खैर यूपीएससी की एक खास बात है कि हूबहू किसी प्रश्न को वो रिपीट नहीं करता है। तो जो प्रश्न आ चुके हैं हूबहू आपको उस तरह के प्रश्न को लेकर के चिंता नहीं करनी है, लेकिन इन प्रश्नों को देख करके एक बात जरूर आपको अपने मन में बैठाना है कि अगर कोई प्रश्न बनेगा तो वह प्रश्न कैसा होगा या वो प्रश्न किस तरह के होते हैं। तो जो पूर्व के प्रश्न हैं या विगत वर्ष में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों से केवल एक प्रश्न की अनुमान की स्थिति पैदा होती है। किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं या किस तरह के प्रश्न को आप अगर थोड़ा अभ्यास में लाएं, तो अगर इससे मिलते जुलते थोड़े परिवर्तन करके, कभी टॉपिक बदलेगा, कभी प्रश्न की भाषा बदलेगी, ऐसे कुछ परिवर्तन के साथ हम अगर पूर्व के प्रश्नों का अभ्यास अच्छे से किए हुए हैं तो इससे आपको निश्चित रूप से अच्छी मदद मिलती है। तो मेरा जो आपको समझाने, बताने या ये सारी चीज़ों को करने का मकसद था वो यही था कि आप एक बेहतर उत्तर लिखने में कैसे सक्षम हो। और आप जानते हैं कि बेहतर उत्तर लिखने के लिए पहली शर्त क्या बताई गई? व्यवस्थित अध्ययन। दूसरी शर्त बताई गई संकल्पना। तीसरी बताई गई तथ्यात्मक गलती करने से बचना। चौथी आपको बताई गई समय सीमा, शब्द सीमा के दायरे में उत्तर अभ्यास। और अंतिम में मैंने कहा समयबद्धता की बात करना। आप इन पांचों में से किसी भी एक का नुकसान कर गए, किसी एक को भी आपने लापरवाही से डील किया या किसी एक को आपने नज़रअंदाज करने की कोशिश की, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं एक बिल्कुल आपको ऐसे कोई गलत फहमी के रास्ते पर लेके नहीं चलूँगा कि मैं कहूँ कि नहीं आप जैसे चाहे वैसे करिए, जैसे आपका मन हो वैसे आप तैयारी करिए। इस तरह की बात वही व्यक्ति कह सकता है जिसको आपके भविष्य की चिंता नहीं है। अगर जरा सा भी इस परीक्षा के प्रति आपके अंदर एक अच्छी सोच है, अच्छी तैयारी का मन है, तो मेरा निवेदन है आपसे कि कम से कम इन 5 चीज़ों में किसी भी प्रकार से आप कोई त्रुटि न करें। टॉपिक को पढ़ते समय पूरी शिद्दत से पढ़ें। पढ़ लिया आपने, जरूर यह बात तय करिए इससे जुड़ी हुई जो भी कंसेप्चुअल बातें हैं, क्योंकि आपको कहीं एनालिसिस करना होगा, कहीं कुछ प्रश्न जैसे एक जगह लिख दिया विशदीकरण, ठीक है, तो अलग अलग प्रश्नों में आपको अलग अलग प्रकार की बातें पूछी जाएंगी और आपको जैसे यहाँ लिख दिया विशदीकरण, अब आपको पता होना चाहिए। अब पता चला ये सारी बातों को आपने कर दिया और आप विशदीकरण करने में सफल नहीं हैं, इस शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं, तो कई जगह पे आपको प्रश्नों में दिए गए जो एक कहते हैं, इसको पूंछ कहते हैं, टेल पार्ट कहते हैं, वो जाते जाते एक ऐसा शब्द चिपकाएगा कि कई बार देखेंगे कि उस शब्द के ही अर्थ से आप परेशान हो गए और आपका इतिहास का समझ और बाकी सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई। तो ये गुण कब विकसित होगा आपके अंदर? जब आप लगातार प्रश्नों का विश्लेषण में या व्याख्या में या मूल्यांकन में या आकलन में इस तरह के शब्दों से जो बने हुए प्रश्न हैं, आप लगातार उनका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे उत्तर की स्थिति में रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आज की चर्चा अगर मैं यहीं पे समाप्त करूं और इसके बाद अगले क्लास में हम लोग इन बातों पे या इससे और जो अधिक चीज़ें होंगी वो टॉपिक टू टॉपिक हम लोग चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसको हम लोग अच्छे से समाप्त करेंगे, जिससे कि आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें और इस परीक्षा में आप सफल हो सकें। आप सभी लोगों को उत्कर्ष परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।